गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, भारत के भूगोल तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम पिछले कुछ वीडियोज़ में भारतीय कृषि प्रदेश, हरित क्रांति आदि के संबंध में पढ़ते आए हैं। पिछले वीडियो में हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था। उससे पूर्व हमने भारत के विभिन्न कृषि प्रदेशों का अध्ययन और उनके सीमांकन के आधार के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में भारतीय कृषि से संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय कृषि से संबंधित प्रमुख समस्याएं, भारत की कृषि और उसकी उत्पादकता, शस्य गहनता और कृषि क्षेत्र में होने वाली क्रांतियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति के साथ ही अन्य क्षेत्रों में होने वाली क्रांतियों की या उनके नामों के बारे में। जैसे खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति कहलाता है, दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है, मत्स्य उत्पादन नीली, कोको भूरी, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, टमाटर लाल क्रांति और मसाला बादामी क्रांति है। फल उत्पादन से संबंधित क्रांति को सुनहरी क्रांति और आलू गोल क्रांति से संबंध रखता है। सदाबहार क्रांति, जिसमें जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंध है। अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख समस्याओं की। इन समस्याओं में हम सबसे पहले देखेंगे जोत से संबंधित समस्या। भारतीय कृषि की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, और इस दबाव के कारण कृषि जोत का आकार निरंतर छोटा होता जा रहा है। NSSO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और इससे इतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती है कि किसान कृषि में निवेश कर सकें। इसके अलावा कृषि जोत, लघु आकार और विखंडन के कारण इनमें आधुनिक कृषि मशीनों का प्रयोग कठिन हो जाता है। हम जानते हैं कि आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने के लिए एक विस्तृत कृषि क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन भारतीय कृषि के संबंध में जो परंपरा रही है कि एक व्यक्ति है, उसके 4 पुत्र हैं, तो वो अपने खेतों का विभाजन 4 में कर देता है। तो ये विभाजन के कारण धीरे धीरे जोत का आकार निरंतर कम हो जाता है। भौतिक संसाधनों की कमी और वैज्ञानिक तकनीकों के विषय में अज्ञानता के कारण भी प्राकृतिक उर्वरता में कमी आती है। अधिकांश किसान कृषि नवाचारों को अपनाने से डरते हैं और उसमें अरुचि दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि या तो समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है या उनकी कीमतें किसानों की क्षमता के बाहर होती हैं और इस वजह से उनको खराब गुणवत्ता और पैदावार के साथ समझौता करना पड़ता है। बड़ी संख्या में छोटे किसान आज भी व्यावसायिक ऋणदाताओं से उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं और ऋण चक्र में फंसते चले जाते हैं। कम आय होने के कारण ही किसानों के लिए नई कृषि हेतु निवेश करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कृषि में समुचित नवाचार और विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। मिट्टी अपरदन के कारण भी न केवल मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ रही है, बल्कि कृषि योग्य बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये कृषि की क्षेत्र में समस्या है जिन्हें दूर किया जाना भारत जैसे विकासशील देश हेतु अति आवश्यक है। इस हेतु कई सारे प्रयास भी किए गए हैं और विभिन्न योजना कालों में इन प्रयासों के द्वारा हमने उत्पादकता बढ़ाई भी है और खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी प्राप्त की है। अब एक पॉइंट है शस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसको कहते हैं। एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को शस्य गहनता कहा जाता है।
अर्थात किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या ही उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती। इसका मान जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक गहनता पंजाब की है, उसके बाद हरियाणा और बंगाल का स्थान है। इसका एक सूत्र है, शस्य गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। तो इसके द्वारा हम शस्य गहनता ज्ञात कर सकते हैं। अगला बिंदु है कृषि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। कृषि उत्पादकता से तात्पर्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन से होता है। विस्तृत कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता अधिक होती है, जबकि गहन कृषि वाले क्षेत्रों में उत्पादकता कम होती है। कृषि उत्पादकता में प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों का योगदान रहता है। भारत में कृषि का पर्याप्त विकास न हो पाने के कारण कृषि उत्पादकता का अनुपात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। हरित क्रांति वाले प्रदेशों की उत्पादकता सबसे अधिक है। अगला बिंदु है कृषि दक्षता, एफिशिएंसी। कृषि दक्षता भी कृषि उत्पादकता के समान है, लेकिन इसमें एक मुख्य अंतर यह है कि कृषि उत्पादकता जहाँ किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता को दर्शाती है, वहीं कृषि दक्षता कृषि के वर्तमान स्तर का प्रतीक होती है। कुछ नाम आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जैसे अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है, या अंगूरों की जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, मछली पालन किसे कहते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे सेरीकल्चर अर्थात रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, ओलरीकल्चर सब्जियां, पीसीकल्चर मछली, हॉर्टिकल्चर बागवानी। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि जोत और उसके आकार की। कृषि के एक विशिष्ट आकार या स्थान को भू जोत या कृषि जोत कहते हैं और ये निम्न 5 प्रकार की होती है। जैसे सीमांत जोत, मार्जिनल होल्डिंग्स। क्या होती है ये? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को सीमांत जोत कहा जाता है और भारत में ऐसे किसानों की संख्या सबसे अधिक है। छोटी जोत, जिसमें 1 से 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होती है, उसे हम छोटी या लघु जोत के नाम से जानते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर वाली भूमि अर्ध मध्यम और 4 से 10 हेक्टेयर वाली भूमि या जोत को मध्यम जोत के नाम से जानते हैं। जो बड़ी जोत है उसका आकार होता है 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। तो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाली जोत को बड़ी जोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये इस तरह से जोत या कृषि भूमि के आकार की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। ये क्या होती है? खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य किसी देश के सभी नागरिकों के लिए पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं उपलब्धता प्रदान करने से है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनाज और पोषक आहार सुरक्षा का प्रावधान किया गया, जिसमें लोगों को उचित दाम पर समुचित मात्रा में बेहतर भोजन सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। इस योजना में ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन और बाढ़ सहित आपदाओं के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्टिंग फसलों के नुकसान पर भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। योजना में तकनीकी के उपयोग का प्रावधान है,
जिससे कि फसल कटाई नुकसान का आकलन शीघ्र और सही किया जा सके। रिमोट सेंसिंग के उपयोग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से अपलोड कराए जाएंगे। बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट था जिसे हमने खाद्य सुरक्षा के नाम से जाना था। अब हम देखते हैं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका हमें अर्थ पता नहीं होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों की बुवाई सत्र के प्रारंभ में वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, रबी और खरीफ की फसल में। MSP कृषि उत्पादकों को उनके मूल्यों में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना और खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों को प्राप्त करना है। वर्तमान में कई ऐसी फसलें हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसमें अनाज हैं, दालें हैं, तिलहन हैं और इसके अलावा नारियल, कपास, जूट, गन्ना आदि मुख्य फसलें हैं। MSP के माध्यम से फसल प्रतिरूप को ऐच्छिक दिशा दी जा सकती है और यह निर्धन किसानों के बीच आय के हस्तांतरण का एक साधन है। इसके कारण मोटे अनाज और कुछ फसलों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा है और सामाजिक संस्थाओं के आधारभूत ढांचे की कमी के कारण इसका लाभ कुछ क्षेत्र विशेष और कुछ विशेष लोगों को अधिक मिला है। ये इसकी एक कमी भी है। अब हम बात करेंगे कृषि से संबंधित विभिन्न संस्थाओं की। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कहाँ पर हैं। जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड तेलंगाना हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा। गन्ना लखनऊ। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। वनस्पति लखनऊ। नारियल अनुसंधान संस्थान केरल के कासरकोड नामक स्थान पर है। जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कृषि से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की है। अगली वीडियो में हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख फसलें, किस मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस तरह से उनके जो उपज को प्रभावित करने वाले कारक हैं और किन फसलों में क्या स्थिति वर्तमान में है, उन सभी बिंदुओं पर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।